नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। भारत तक देख रहे हैं आप और आज मित्र देश में हम बात करने जा रहे हैं भारत की उस मित्रता के बारे में जिसके जरिए तुर्की के खिलाफ एक बड़ी सीमा तैयार की जा रही है। सिर्फ चाइना ही नहीं, तुर्की को भी मजा चखाने की तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से तुर्की ने हाल में पाकिस्तान का साथ दिया, भारत पर हमले करवाने के लिए हथियार दिए ताकि भारत पर हमला हो सके, लोग दिए ताकि ड्रोन अटैकर्स ऑपरेट कर सके, ऐसे देश को सबक सिखाना जरूरी है और इसी कूटनीतिक लाइन पर भारत की तैयारी बढ़ी है। पहली तस्वीरें आपने साइप्रस की देखी होंगी। जब पीएम नरेंद्र मोदी साइप्रस के दौरे पर जाते हैं तो उनका क्या जानदार शानदार स्वागत होता है और राष्ट्रपति उन्हें रिसीव करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को, और जब मुलाकात होती है तो कई अहम डील्स पर एक साथ खड़े होते हैं। इसके अलावा उस विवादित क्षेत्र का भी भारत के प्रधानमंत्री दौरा करते हैं जिसको तुर्की ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। वहां जाते हैं, तस्वीर खिंचवाते हैं साइप्रस के बॉर्डर पर खड़े होकर और तुर्की को संदेश देते हैं कि तुम अगर हमारे मुद्दों में आओगे तो हम भी तुम्हारे मुद्दे में आएंगे। वहां पीएम बयान देते हैं कि हम साइप्रस के तमाम विवादों के साथ खड़े हैं, साइप्रस के साथ खड़े हैं और जो नियम कायदा है उसके साथ इन मसलों पर बात हो और मसले का समझाइश हो, समझौता हो। यह बात कह के चले आए। पहला संदेश तुर्की को। अब बारी आती है G7 बैठक की। G7 बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी जाते हैं, वहां भी G7 देशों को लताड़ लगा देते हैं। लताड़ कैसे लगाते हैं? वो कहते हैं कि एक तरफ आप लोग अपने मन से पसंद नापसंद के हिसाब से सैंक्शंस ठोक देते हैं, लेकिन जो देश आतंकवादी कृत्यों का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ आप लोग कुछ नहीं बोलते, उनको प्राइज देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं आप। टर्की भी उसमें से एक है जो पाकिस्तान जैसे देश के साथ खड़ा है। और पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान का तो पूरी पॉलिसी ही आतंक प्रायोजन की पॉलिसी है। तो इस तरह का संदेश होता है G7 से। फिर विमान उड़ान भरता है पीएम नरेंद्र मोदी का और लैंड करता है क्रोएशिया में। क्रोएशिया में बहुत कुछ हुआ है, वो आपको जानना चाहिए। भारत क्रोएशिया की दोस्ती मजबूत हो रही है, ये आपको जानना समझना चाहिए। तो शानदार मुलाकात होती है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री खुद पीएम नरेंद्र मोदी का जब विमान लैंड करता है तो उनको रिसीव करने पहुंचते हैं, रेड कार्पेट वेलकम करते हैं, अच्छी खासी बातचीत होती है। और बातचीत में जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे यह लग रहा है कि टर्की का यहां भी गेम सेट कर दिया गया है और इसीलिए मित्र देश में हम इसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों देशों ने पहले तो अपने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की है। पीएम नरेंद्र मोदी और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। प्रेसिडेंट मिलानोविक से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके अलावा वहां के प्रधानमंत्री क्रोएशिया के प्लेनकोविक से मुलाकात की और बातचीत की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करते हुए दोनों देशों के बीच मित्रता और नजदीकी संबंधों को लोकतंत्र, कानून के शासन और अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता जैसे साझा मूल्यों पर आधारित बताया। दोनों नेताओं ने रक्षा, स्टार्टअप, खेल, नवाचार जैसे नए क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के एक्सप्लोर करने पर अपना संतोष जताया है, उसकी दिशा में चर्चा की है। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में क्रोएशिया के मजबूत समर्थन और एकजुटता के लिए धन्यवाद भी दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कई शताब्दियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की गई जो दोनों देशों को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। हाल के समय में भारत EU रणनीतिक साझेदारी के गहरे होने का उल्लेख किया गया जो भारत क्रोएशिया संबंधों को कई तरीके से फायदा पहुंचाते हैं। सहयोग के लिए दोनों देशों ने एक दूसरों के प्रति जो है वो प्रतिबद्धता जताई है और दोनों देशों ने पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए मिलकर काम करने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। इसके अलावा स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में हाल में जो पहल किए गए हैं वो उसको सराहा गया है। व्यापार से व्यापार यानी कि ट्रेड टू ट्रेड जो सहयोग है, बिजनेस टू बिजनेस, उसको बढ़ावा देने, निवेश साझेदारी, संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने सुझाव दिया है कि क्रोएशिया भारत की कुशल प्रतिभा का लाभ उठा सकता है और मोबिलिटी के सेक्टर में सहयोग स्थापित कर सकता है।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों पर, जलवायु परिवर्तन पर, तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। और तो और ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है भारत और ईयू का, उसको लेकर भी संतोष व्यक्त किया गया है और उसका समर्थन पर जोर देने के लिए बातचीत की गई है। अब आता है सबसे अहम मुद्दा, कनेक्टिविटी का, क्योंकि क्रोएशिया एक समुद्री देश है जो समुद्र से लगता है, उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। और इस बातचीत में जब भारत के प्रधानमंत्री क्रोएशिया से बात कर रहे हैं तो उस बातचीत में कनेक्टिविटी में सुधार की जो आवश्यकताएं हैं उस पर जोर दिया गया है, सहमति व्यक्त की गई है। और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इसमें शामिल है। क्रोएशिया को भारत का मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप में प्रवेश द्वार माना गया है। तो यानी कि एक बड़ा गेम चेंजर है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसे तुर्की को इंपैक्ट करेगा, इसको भी जरा आप समझिए, चाइना को कैसे इंपैक्ट करेगा। भारत ने बड़ा गेम सेट किया है। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है वो एक महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना है जो एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा इस गलियारे के बारे में अगर हम बात करें तो ये गलियारा जो है वो जो भारत से यूरोप तक मध्य पूर्व के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए डिजाइन हुआ है। ये शुरू होगा भारत से और मध्य पूर्व, खासकर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से होकर यूरोप पहुंचेगा। इसमें समुद्री और भूमि मार्ग का मिश्रण होगा जिसमें पाइपलाइन, रेल नेटवर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल होगी। वहीं ये गलियारा जो है वो साल 2023 में G20 के दौरान प्रस्तावित किया गया था। उस दौरान इसका समर्थन करने के लिए अमेरिका, इटली, जर्मनी, यूरोपीय संघ, फ्रांस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, भारत जैसे तमाम देश इसमें साथ थे। इस गलियारे के अब इंपॉर्टेंस पर आते हैं। ये गलियारा जो है वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प के रूप में देखा जाता है, जो भारत और पश्चिमी देशों के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाता है। चाइना के साथ सबके संबंध अच्छे नहीं है, चाइना भारत के खिलाफ ऑपरेट करता है, तो भारत इसलिए भी इस दिशा में काम कर रहा है। अब आते हैं, इसके अलावा भू मध्य पूर्व में इससे भारत की जो भू राजनीतिक स्थिति है वो इससे मजबूत हो जाती है। यूरोप के साथ उसके आर्थिक संबंध जो है वो गहरे हो जाते हैं। माल परिवहन में जो है वो वक्त कम लगेगा, लागत कम आएगी, इससे व्यापार में वृद्धि होगी और बचत होगा, मुनाफा होगा तो काम ज्यादा होगा। ऊर्जा के क्षेत्र में तेल और गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने में यह मदद करेगा जो भारत और यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा देगा। इसका तमाम लोगों ने समर्थन भी किया है। इजराइल ने भी 2024 में इसे बताया था कि आशीर्वाद है एक तरीके से और अभिशाप है ईरान और तमाम उन देशों के लिए जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। और ये जो गलियारा है IMEC, वो इजराइल ने उसे बताया था कि आशीर्वाद है। इसके अलावा जो चुनौतियां हैं उसको भी देखा जाए तो ये काफी फायदेमंद है, क्योंकि जो क्षेत्रीय तनाव है, इजराइल और ईरान जैसे देश का संघर्ष है और हालात बिगड़ रहे हैं, इस गलियारे के जो एग्जीक्यूशन में बाधा पैदा कर सकता है, लेकिन एक अल्टरनेटिव रूट देता है। वहीं तुर्की जैसा देश, जिसकी हम बात कर रहे थे इस पूरे वीडियो में, तुर्की जैसे देश की भी दवाई करता है। ये कैसे कि दरअसल तुर्की इसको लेकर आपत्ति जताता रहा है कि मेरे बिना कैसे हो सकता है, हमारे बिना जो होगा उसको हम मंजूर नहीं करेंगे, ये नहीं सक्सेस हो सकता है। तो होगा इससे क्या है, उससे ये होगा कि तुर्की जैसे देश जो इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परियोजना है ये एक तरीके से ऐसे डिजाइन की गई है जो उसके व्यापार मार्ग जैसे इस्तांबुल और कॉन्स्टेंटिनोपॉल मार्ग को प्रभावित करता है। तुर्की की ये चिंताएं हैं कि वो क्या होगा उस रास्ते का, वो रास्ता तो तबाह हो जाएगा। वित्तीय और बुनियादी ढांचागत निवेश की इसमें आवश्यकता एक चुनौती है, लेकिन इस दिशा में जिस तरीके से हाल के दिनों में अभी तनाव बढ़ा है, स्थिति खराब है, संघर्ष हो रही है, वैसे में इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी है। ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो भारत को इससे भरपूर फायदा मिलेगा, दुनिया को भी राहत मिलेगी और भू राजनीतिक पकड़ भी भारत की इससे मजबूत होगी। तो एक तरफ चाइना और टर्की का काउंटर, दूसरी तरफ इस दिशा में कैसे भारत लगातार तेजी से कदम उठा रहा है, लगातार यूरोप को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, जिसके जरिए भारत जो है मिडिल ईस्ट से लेकर, क्योंकि मिडिल ईस्ट देश इसके लिए राजी हैं, और यूरोप तक जब ये पहुंच रखेगा मिडिल ईस्ट के जरिए भारत, तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में बदलाव आएगा, भारत की पकड़ मजबूत होगी और दुनिया के तमाम देश भारत से जुड़े रहेंगे, इस स्ट्रीमलाइन में रहेंगे। तो ऐसे में यूरोपीय देशों को जोड़ने का एक एक करके सिलसिला जो है जारी है, और यही वजह है कि पीएम मोदी G7 की बैठक में जाते हैं तो दुश्मनों का काउंटर भी करते हैं, मनमानी करने वालों का काउंटर भी करते हैं, और दूसरी तरफ
ये यूरोपीय देशों का दौरा करके, साइप्रस की बात हो या क्रोएशिया की बात हो, वहां से भारत अपने इन प्रोजेक्ट्स को मजबूती लाने की दिशा में काम कर रहा है, जिसके जरिए भारत अपने दुश्मनों की दवाई कर पाएगा और खासकर ये दवाई चीन और तुर्की पे असर करती हुई दिखाई देने लगी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप देख रहे थे मित्र देश।